नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस थे उसमें पाठ्यक्रम 3 जिसका कि शीर्षक है सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, वो अभी समाप्त किया है। तो आज हम लोग जो पाठ्यक्रम 3 था उस पे आधारित पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और असाइनमेंट जो मिला हुआ है इस साल 2020 का उसके प्रश्नों पर कुछ चर्चा करेंगे, एक आइडिया लेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस पाठ्यक्रम से आते हैं। प्रारंभ करने से पहले फिर आप लोगों से एक बार अनुरोध है कि आप लोग अपने परिचितों, अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कि हिंदी माध्यम के किसी बोर्ड से व्यवसाय अध्ययन विषय या कोई अन्य विषय पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे इस वीडियो और इस चैनल को शेयर करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पाठ्यक्रम 3 में हमने जो प्रमुख विषय पढ़े, जिनके विषय में हमने समझा सेवा क्षेत्र की जो प्रमुख गतिविधियां थी। सबसे पहले हमने पढ़ा भंडारण सेवाओं के बारे में कि किस प्रकार से वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। फिर हमने पढ़ा संप्रेषण सेवाओं के बारे में कि किस प्रकार से संदेश वाहन सेवाएं व्यवसायिक में लाभकारी होती हैं। फिर हमने डाक और कुरियर सेवाओं की बात की। उसके पश्चात हमने बैंकिंग सेवाओं के बारे में पढ़ा और फिर हमने बीमा के बारे में पढ़ा और अंत में हमने बाह्य स्रोतीकरण या आउटसोर्सिंग के विषय में पढ़ा। तो अब पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। तो जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस प्रकार का प्रारूप रहता है। तो इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम से 12 नंबर के सवाल आते हैं, दूसरे से 15 नंबर के सवाल आते हैं और सबसे ज्यादा जो अब तक हमने पढ़ा है 25 नंबर के सवाल इस पाठ्यक्रम से आते हैं। तो हमने कुल मिला के अभी तक 52 नंबर के जो अंक 52 अंक का जो पाठ्यक्रम है वो हम पढ़ चुके हैं। 52 नंबर का विषय हम पढ़ चुके हैं जो कि हमारे प्रश्न पत्र में आएंगे। तो जो हमने अभी तक पाठ्यक्रम पढ़े हैं तीनों, इनको मिला के कुल मिला के 52 नंबर के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये 52 नंबर अधिकतम होते हैं, कभी 52 से कम भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के औसत लगभग लगभग 52 रहता है। कोशिश वो करते हैं कि जितना उसमें लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में उसके हिसाब से ही प्रश्न पत्र दिया जाए, बनाया जाए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है अप्रैल 2017 का, जिसके के अंतर्गत ये परिवहन वाले जो हमने विषय पढ़ा था, परिवहन का जो सब्जेक्ट पढ़ा था, पाठ पढ़ा था, उससे संबंधित है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा रेल परिवहन का लाभ नहीं है। तो ये जो पहला लाभ है कि सड़क परिवहन की तुलना में तीव्रगामी है, तेज है, बिल्कुल सही, ये एक लाभ था। ये लंबी दूरी तक भारी सामान को ले आने हेतु उपयुक्त है, बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है लंबी दूरी के लिए। तो लंबी दूरी की यात्रा हेतु सुविधाजनक साधन है, ये भी ठीक है। ये परिवहन का लचीला साधन है, ये गलत है। ये लचीला इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें चीजें फिक्स्ड रहती हैं। इसमें आपके स्टेशन पता है आपको, आप कहीं बीच में माल नहीं उतार सकते, आपकी हो सकता है ट्रेन की लाइनें कई जगह पर ना भी जाती हो, ठीक है। तो ये लचीला साधन नहीं है, इसमें आप हेर फेर बीच में नहीं कर सकते। इसके पश्चात है जो अगला सवाल आया है वो आया है कि ऐसे जहाज जिनका संबंध एक नियमित जहाजी कंपनी से होता है। ये सागरीय जो हमने परिवहन पढ़ा था, समुद्री परिवहन, उसमें एक महासागरीय परिवहन होता है। तो उसके अंतर्गत एक नियमित जहाज कंपनी उसमें उपयोग में लाती है और वो निश्चित मार्गों पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार वाहन जो यात्रा है वो करवाती है, समुद्र यात्रा। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं लाइनर। तो लाइनर वाले जो जहाज होते हैं वो आपको सुविधा देते हैं कि वो एक समय सारणी होती है, उनकी टाइम टेबल होता है। जैसे आप बस अड्डे पे जाते होंगे तो बसें भी एक टाइम से चलती हैं, उसी प्रकार से जो लाइनर के जो शिप हैं, जहाज हैं पानी के, वो एक समय सारणी के अनुसार चलते हैं। ये ट्रैम्प भी दूसरा उदाहरण था। ट्रैम्प लेकिन होता है मालवाहक जहाज। ये मालवाहक जहाज होता है और ये इस प्रकार से चलता है कि एक बार जब माल पूरा लद जाए, जब इसके पास पूरा माल आ जाए, ये तभी चलता है। जब तक खाली रहेगा तब तक ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर था, ट्रैम्प और लाइनर में, ये दोनों नहीं होते हैं। अशोक ने अपने गोदाम का 2 लाख रुपए का बीमा कराया। आग लगने के कारण उसको 1,60,000 का माल उसका नष्ट हो गया। तो अशोक ने बीमा कंपनी पर रुपए 2 लाख का दावा किया और उसने कहा कि 2 लाख वापस करे बीमा कंपनी, लेकिन बीमा कंपनी ने उसको 1,60,000 का ही दावा उसका स्वीकृत किया। तो बीमा के किस सिद्धांत के अनुसार बीमा कंपनी ने ये निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है क्षतिपूर्ति। ऐसा होता है, आप जितने अमाउंट का बीमा कराते हैं
उसमें से जितना बीमा आपका, जितना माल का नुकसान होता है, केवल उतने ही जो पैसा है वो कंपनी देती है। तो अगर आपने 2 लाख का बीमा कराया, आपका केवल 1.5 लाख का ही सामान खराब हुआ है, तो आप केवल 1.5 लाख लेने के ही अधिकारी हैं। किसके अनुसार? क्षतिपूर्ति के नियम के अनुसार। तो आपको 2 लाख का दावा तो आपने किया है, लेकिन कंपनी आपको केवल 1,60,000 ही देगी। वो किस किस नियम के हिसाब से देगी? सिद्धांत के हिसाब से, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के हिसाब से। ठीक है। और अगर आपके 2 लाख का बीमा था और 2.5 लाख का नुकसान हो जाता, तो कंपनी आपको 2 लाख देती। तो वो 2.5 लाख नहीं देती। ठीक है ना। नुकसान आपका कितने का भी हो, आपने एक मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 लाख है, और मिनिमम वो है जो एक्चुअल में होगा। ठीक है। इसके पश्चात है भंडार गृहों के कई कार्य हैं, ऐसे 3 कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो भंडार गृहों का सबसे जो बढ़िया काम है, जो सबसे अच्छा काम जो भंडार गृह में आप सामान रखने से आपको उपलब्ध होता है, वो है कि आपके जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण होता है। वो वस्तुएं खराब नहीं होती हैं। ठीक है। परिरक्षण होता है। ऐसी वस्तुओं का भंडारण आप करते हैं, एक जगह पे सारा माल इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि वहां से किसी और जगह पर आप उसको खपत की जगह पर पहुंचा सकें। तीसरा लाभ है जोखिम उठाना। मतलब जो भंडार गृह है वो उसका जोखिम उठाते हैं। मतलब आपका अगर माल खराब होगा, तो भंडार गृह का जो स्वामी है उसका दायित्व है कि वो आपको पैसे उसके वापस करे। ऐसे ही प्रक्रमण, ग्रेडिंग और ब्रांडिंग की सुविधाएं भी देते हैं, परिवहन की व्यवस्था भी भंडार गृह करते हैं। तो ऐसे कई सारे कार्य हैं, आप उसमें से 3 कार्य लिख सकते हैं। अगला है वाणिज्यिक बैंक के किन्हीं 4 द्वितीयक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहला आप लिख सकते हैं कि ये सेफ डिपॉजिट देते हैं, मतलब लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि ये ट्रेवलर्स चेक जारी करते हैं, ये साख पत्र जारी करते हैं, मतलब आपको क्रेडिट लेटर्स देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। इस हिसाब से ये विदेशी मुद्रा को भी बदलते हैं। आपको कहीं बाहर जाना हो तो ये चेक इशू करते हैं। चेक इशू हो अगर आप करते हैं किसी को, तो उसका भुगतान करते हैं। इसी प्रकार के कई सारे काम हैं जो द्वितीयक कार्यों के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक करते हैं। इसके पश्चात है निम्न प्रकार के भंडार गृहों को संक्षेप में समझाइए। बंधक भंडार गृह। बंधक भंडार गृह ऐसे भंडार गृह होते हैं जिसमें जो माल आप आयात करते हैं, बाहर से आता है आपके पास माल, वो माल पहले बंधक भंडार गृह में जाता है, वहां जमा हो जाता है। जब आप उस पर आयात कर दे देते हैं, टैक्स दे देते हैं इंपोर्ट वाला, तो वो फिर आप माल वहां से छुड़ा सकते हैं। तो बंधक भंडार गृह जो है वो ये काम करते हैं। ठीक है। ये आयात कर का संग्रहण करते हैं और आयातित जो माल है उसकी सुरक्षा करते हैं। इसके पश्चात है सार्वजनिक भंडार गृह। सार्वजनिक भंडार गृह ऐसे भंडार गृह होते हैं जिसको कि कोई भी व्यक्ति कुछ शुल्क देकर जिसका उपयोग कर सकता है, अपना सामान वहां रख सकता है। इसको कई सारी कंपनियां भी चला सकती हैं, और चाहे तो सरकारी जो जो सरकारी निगम है या सरकारी कंपनियां हैं वो भी चला सकती हैं। तो ये होता है सार्वजनिक भंडार गृह, जहां पे कोई भी अपना माल रख सके। इसके पश्चात है अग्नि बीमा तथा जीवन बीमा में किन्हीं 5 आधारों पर अंतर्भेद कीजिए। तो अग्नि बीमा और जीवन बीमा, तो ये हमने पढ़े थे, हमने तीनों के बीच में अंतर पढ़े थे, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और जीवन बीमा। तो अग्नि बीमा और जीवन बीमा का आप अंतर लिख सकते हैं। क्षतिपूर्ति के हिसाब से लिख सकते हैं कि जितने मूल्य का बीमा होता है, अग्नि बीमा में केवल उतना ही मूल्य वापस मिलता है। ठीक है ना। और जो जीवन बीमा होता है उसमें पहले से लिखा होता है, लिखित होता है कि बीमा मूल्य कितना है, उतना हिसाब से बीमा की क्षतिपूर्ति होती है। जो बीमा योग्य हित होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो अग्नि बीमा में होना आवश्यक होता है, कब? लेते समय भी और नुकसान होते समय भी। और पॉलिसी में क्या होता है, जब जीवन बीमा लेते हैं तो उसमें बीमा जब करा रहे हैं आप, उस समय आपका बीमा योग्य हित होना चाहिए। ऐसे ही असाइन कर सकते हैं आप, पॉलिसी किसी दूसरे के नाम पे कर सकते हैं। अग्नि बीमा में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जीवन बीमा में नहीं कर सकते। ठीक है। अग्नि बीमा में आप बीमा कंपनी की अगर परमिशन होगी तो उसके हिसाब से आप हस्तांकन कर सकते हैं, अगर परमिशन नहीं है तो नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जीवन बीमा में आप कर ही नहीं सकते हैं। अगला है जोखिम का प्रकार। तो जो अग्नि बीमा है उसका जोखिम अनिश्चित है। ठीक है। पता नहीं क्या आग लगती नहीं लगती है। जीवन बीमा में जोखिम तो निश्चित है कि मरना है, ठीक है ना, मृत्यु होगी, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं है, उसका समय अनिश्चित है। ऐसी समय अवधि के हिसाब से आप कर सकते हैं अंतर। जो अग्नि बीमा होता है वो सामान्यतः 1 साल के लिए लिया जाता है, 1 साल की पॉलिसी होती है, जबकि जीवन बीमा काफी लंबे समय के लिए लिया जाता है। ठीक है। ऐसी प्रीमियम में आप लिख सकते हैं, प्रीमियम किस प्रकार से होता है, उद्देश्य क्या है, समर्पण, मतलब उसको आप सरेंडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी रीजनों से आप उसको दे सकते हैं। इसके पश्चात है व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण से क्या अभिप्राय है। इसके किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण का अर्थ होता है कि आप किसी
जो काम खुद कर सकते हैं वो कहीं बाहर से करा लें। आप अपने आंतरिक तंत्र का उपयोग ना कर ऐसे जो कम महत्व के काम हैं वो बाहर से कहीं से करवा सकते हैं, किसी दूसरे पक्ष से, दूसरी कंपनी से अनुबंध करके उससे आप काम करवा सकते हैं। इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ हैं कि एक तो ये लागत में कमी लाता है, लागत कम हो जाती है क्योंकि आप कम महत्व के काम बाहर दे देते हैं, तो आपको उसके लिए लागत लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो बाहर की कंपनी इसको कर रही होती है वो बहुत सारे लोगों के लिए कर रही होती है, तो वो बड़े लेवल पे करती है, तो उसको उसकी वजह से उसकी वजह से उसको कम लागत पड़ती है। एक लाभ ये है कि कंपनी अपने जो मुख्य व्यवसाय है उसमें ध्यान दे पाती है, ठीक है। इसी प्रकार से कंपनी का तीसरा लाभ एक ये हो सकता है कि कंपनी जो है, जो बाहर के जो लोग एक्सपर्ट हैं उस काम में, उसकी मदद ले सकती है, ठीक है। ऐसे ही कंपनी को जो उसका रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है, जो आगम है वो बढ़ सकता है जब वो अपने व्यवसाय पर ध्यान देगी। और जो जिन जिन संसाधनों का उपयोग वो करती है उसके लिए, जो उसने बाहर दे दिया, आउटसोर्स कर दिया उस काम के लिए, तो उनको वो किसी और काम में लगाएगी, किसी मोर प्रोडक्टिव काम में लगाएगी जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका आगम बढ़ जाएगा। इसके पश्चात है अक्टूबर 2017। तो अक्टूबर 2017 में क्या है? अक्टूबर 2017 में जो पहला सवाल है वो है कि किस प्रकार से आप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को किस परिवहन माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो इससे हमने इसको पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो पाइपलाइन परिवहन होता है उसके माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। आप कई बार पढ़ेंगे, कई बार सुनेंगे समाचारों में, तो आप देखेंगे कि पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है यानी कि नेचुरल गैस, उसकी पाइपलाइन के जरिए उसका एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात है, इस वाह्य श्रुतिकरण में ज्ञान विशेषज्ञता पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ ज्ञान पर आपको बिल्कुल स्पेशल ध्यान देना है। तो ये जो बाह्य श्रुतिकरण होता है वो होता है ज्ञान प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण, जिसमें कि ज्ञान विशेषज्ञता पर जोर दिया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात है, निम्न में से किस बीमा सिद्धांत के अंतर्गत दुर्घटना होने पर बीमा को चाहिए कि वो बीमा की विषय वस्तु को होने वाली हानि अथवा क्षति को कम से कम करे? सबसे कम करे, कम से कम करे का मतलब है न्यूनीकरण करे। क्या करे? न्यूनीकरण। न्यून बोलते हैं कम को, तो न्यूनतम करने का उसको प्रयास करना चाहिए। ये न्यूनीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिटिगेशन, मतलब कम करना, ठीक है। इसके पश्चात है, आजीवन बीमा पॉलिसी और बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी में अंतर बताना है। तो आजीवन बीमा पॉलिसी जो होती है उसका जो टेनर होता है, उसका जो अवधि होती है पूरे जीवन के लिए होती है। जबकि जो बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी है वो केवल किसी एक छोटे पीरियड के लिए, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे मिलती है, ठीक है ना। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको फिर समझ में आ जाएगा। अगला है, नेट बैंकिंग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो नेट बैंकिंग क्या है? आजकल एक नई सुविधा है, जो इंटरनेट है उसके माध्यम से जो बैंकिंग की जाती है वो उसको नेट बैंकिंग बोलते हैं। तो नेट बैंकिंग की मदद से आप जो जो काम आप वैसे बैंक में जाके करते हैं वो बैठे बैठे घर में अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप या अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, आप एक बार उसको देख लीजिएगा हमारी वीडियो को, उसमें हमने बताया था। अब है, डाकघर की निम्न बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। डाकघर मासिक आय योजना और डाकघर सावधि जमा खाता, ये भी आप उस वीडियो से देख लीजिएगा। मोटी मोटी बात यह है कि जो मासिक आय योजना होता है उसमें हर महीने जो डाकघर है आपको कुछ ना कुछ जो ब्याज की रकम है वो कुछ ना कुछ आपको वापस करता रहता है। आप एक बड़ा अमाउंट डाकघर में जमा कर देते हैं, उस बड़े अमाउंट का ब्याज आपको हर महीने डाकघर देता है। बल्कि जो सावधि जमा खाता होता है उसमें भी आप एक बड़ा अमाउंट जमा करते हैं, लेकिन इसका ब्याज आपको तुरंत नहीं मिलता है, इसका ब्याज आपको हर महीने नहीं मिलता है। इसका ब्याज आपको जब आपका जमा खाता मैच्योर हो जाएगा, जब अवधि पूरी हो जाएगी, जितने साल के लिए भी आपने किया है, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, तो उसके बाद आपको उसका ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है ना। ब्याज आपके खाते में चढ़ता रहेगा, लेकिन मिलेगा कब? जब लास्ट हो जाएगा आपका, या जो जमा खाता है वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, संप्रेषण के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में निम्न का विवरण कीजिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि आप एक दूसरे को देख पाते हैं, जो दोनों साइड्स हैं वो एक दूसरे को देख पाती हैं और उनकी आवाज सुन पाती हैं। इस तरीके से एक जगह मतलब दूर दूर जगहों पे बैठ के भी लोग आपस में बात कर पाते हैं। जबकि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो केवल आवाज सुन पाते हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। अगला है, भंडारण का अर्थ बताइए। भंडारण क्यों आवश्यक है? कोई 2 कारण देकर समझाइए। तो भंडारण क्या होता है? किसी भी वस्तु को सही प्रकार से कहीं, मतलब सही का मतलब है सही तापमान पे, सही वातावरण में रखने को भंडारण बोलते हैं, और सही विधि से रखने को मतलब।
और ये भंडारण आवश्यक क्यों है? भंडारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मौसमी उत्पादन होता है, मौसमी मांग होती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो जाता है, उस माल को रखें कहाँ? तुरंत आपूर्ति आपको करनी नहीं होती है, निरंतर उत्पादन होता है मूल्य में स्थायित्व के लिए। तो इनमें से कोई से भी आप दो कारण लिख दीजिएगा, एक बार उसको वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। अगला है अप्रैल 2018। तो अप्रैल 2018 में जो पहला सवाल है वो है परिवहन का कौन सा साधन पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण और सुविधाजनक है? इसका जवाब है सड़क परिवहन। बाकी रेल परिवहन तो होता नहीं है, बहुत कम जगह पर होता है पहाड़ों में। वायु परिवहन भी उतना इजीली नहीं हो पाता है, जल परिवहन तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो सड़क परिवहन इसका मेन आंसर है। इसके पश्चात है इस प्रकार के भंडारगृह को चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है सार्वजनिक भंडारगृह। सार्वजनिक भंडारगृह जो होते हैं उनको चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला है श्रव्य संप्रेषण में निम्न माध्यम से संचार होता है। श्रव्य मतलब सुन के, मतलब और आप जब कान से अपने सुनते हैं तो उस प्रकार से आपको जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं श्रव्य संप्रेषण। ठीक है, तो इसमें से जो चित्र है वो आप कान से नहीं सुन सकते, ग्राफ भी नहीं और प्रतीक चिन्ह भी नहीं। ठीक है, आप क्या सुन सकते हैं? घंटियां। तो इसका उत्तर हो गया घंटियां। घंटियों के माध्यम से श्रव्य संप्रेषण। आपने देखा होगा, आप कई कई जब स्कूल पढ़ते हैं तो स्कूल में जब छुट्टी होती है तो उसकी भी घंटी बजती है, आपको पता चल जाता है, संप्रेषण हो जाता है, आप उसको बोलते हैं श्रव्य संप्रेषण। अगला है थोक व्यापारी इनके बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो हमें पता है सबसे पहले आता है उत्पादक, उसके बाद आता है थोक विक्रेता, उसके बाद आता है कौन? रिटेल विक्रेता, या जिसको बोलते हैं रिटेल को क्या बोलते हैं? फुटकर विक्रेता। ठीक है, तो किस किस के बीच में है ये है उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच में एक लिंक, एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, अगला है वायु परिवहन की 3 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। आंख बंद करके आप कह सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि वो बहुत महंगी होती है। ठीक है, एक सीमा तो ये हो गई। दूसरी है कि इनमें बहुत जो मौसम खराब होता है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरे मतलब खराब मौसम में वायु परिवहन की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है। और ऐसे ही जो तीसरा कारण आप लिख सकते हैं वो है भारी सामान में, भारी सामान ले आने के लिए वायु परिवहन एक अच्छा साधन नहीं है। ठीक है, अगला है क्षतिपूर्ति व न्यूनीकरण सिद्धांतों को समझाइए। तो क्षतिपूर्ति और न्यूनीकरण हमने जो पूरे पिछले उदाहरण अभी देखे थे उनमें हमने देख लिया था। क्षतिपूर्ति का मतलब है आप जितने राशि का बीमा कराएंगे उससे ऊपर आपको क्षतिपूर्ति नहीं होगी। जो जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो बीमा कंपनी है, वो केवल आपको जितना आपने क्षतिपूर्ति की राशि उनको बताई है कि इतना हमारी इसका मूल्य है तो उतनी ही क्षतिपूर्ति करेगी, या फिर जितना भाग नष्ट होगा माल का उतने की क्षतिपूर्ति करेगी। ठीक है, जो दोनों में से कम होगा। इसके पश्चात है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब है कि अगर आपने बीमा करा रखा है तो आप लापरवाह नहीं हो जाएंगे, अगर कोई नुकसान होता है तो आप कोशिश करेंगे वो कम से कम हो। ठीक है, अब अगला है बाह्य स्रोतीकरण के द्वारा कंपनियां अपने पश्च कार्यालय प्रचालनों की तीसरी दुनिया के देशों से कराकर जो लाभ प्राप्त कर सकती हैं, ऐसे किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख करना है। तो ये ऐसे 4 लाभ हमने भी पिछले देख लिए थे। बाह्य स्रोतीकरण के जो लाभ थे वही इसके भी लाभ होंगे। तो पहला लाभ तो आप कह सकते हैं कि लागत में कमी होती है। फिर आप कह सकते हैं कि कंपनी अपने जो मुख्य व्यवसाय है उसमें ध्यान दे पाती है। और इसमें तीसरा आप कह सकते हैं कि जो बाहरी एक्सपर्ट होते हैं, जो बाहरी विशेषज्ञ होते हैं, उनकी मदद ले सकती है कंपनी। और जो अपने रेवेन्यू है वो बढ़ा सकती है, अपना आगम बढ़ा सकती है, जितना पैसा माल बेच के कमाती है वो बढ़ा सकती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा माल बेच सकती है। प्रॉफिट ज्यादा होगा एक पीस पे तो आदमी कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा माल बेचे। ठीक है, तो एक लाभ ये है। अगला है वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? इनके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? जो कि जमा स्वीकार करते हैं आम आदमी से और व्यवसायियों से, और साथ में उनको ऋण भी देते हैं, तो वो होते हैं वाणिज्यिक बैंक। इनके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार तो होता है सार्वजनिक बैंक, दूसरा होता है निजी बैंक, और तीसरा होता है विदेशी बैंक। आप एक बार देख लीजिएगा, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक, इन तीनों के मैंने आपको उदाहरण भी दे रखे हैं उस चैप्टर में। ठीक है, अगला है डाकघर की किन्हीं 3 बचत योजनाओं के बारे में बताइए। डाकघर की कई सारी मैंने बचत योजनाएं आपको बताई थी। सबसे पहली डाकघर बचत खाता, डाकघर आवर्ती जमा खाता, डाकघर सावधि जमा खाता, डाकघर मासिक आय योजना। ठीक है ना, तो ऐसी कई सारी जो हैं। और ऐसे ही इसमें एक प्रोविडेंट फंड वाली भी थी, पीएफ वाली। ठीक है, भविष्य निधि खाता भी आप खोल सकते हैं। तो कई सारी बचत योजनाएं हैं जो कि डाकघरों द्वारा चलाई जाती हैं। आपको उनमें से केवल 3 के बारे में इसमें
बताना है। ठीक है, अब है अप्रैल 2019 का प्रश्न पत्र। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है अंतर्देशीय जल परिवहन निम्न नावजी में प्रचलित नहीं है। तो इसमें से जो मध्य प्रदेश है उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, अतः वहां पर जो अंतर्देशीय जल परिवहन है वो प्रचलित नहीं है, बाकी सब में प्रचलन में है। ठीक है, अगला है इस प्रकार का बैंक जमा खाता बड़े व्यवसायियों, कंपनी तथा स्कूल, कॉलेज तथा अस्पताल जैसी संस्थानों को भुगतान तथा जमा कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, यह है चालू जमा खाता, जिसमें कि कोई ब्याज नहीं प्राप्त होता है बल्कि व्यवसायी को सुविधा के उपयोग के उपयोग के रूप में कुछ शुल्क देना पड़ता है बैंक को। ठीक है, अगला है यह दो तरफा संप्रेषण प्रणाली है जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठकर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये चारों की चारों जो तीनों हैं ये इसकी कैटेगरी में आती हैं। ये हिंदी वाला प्रश्न है, इसमें सही से देने रखा है। जब आप इंग्लिश वाला देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दिस इज अ टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन। क्या है? ऑडियो कम्युनिकेशन इन विच पार्टिसिपेंट्स लिसन, केवल सुनते हैं। ठीक है, तो सुनना किस में होता है? केवल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो ये इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, दोनों में एक जैसी चीज लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे सुनने वाली बात करनी चाहिए थी कि केवल एक दूसरे से सुनकर बात करते हैं। ठीक है ना, तो इसकी बात, इसका जो सही उत्तर है वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो हमने इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन था उसको देखकर पता लगाया। अगला है सहकारी बैंक के किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सहकारी बैंक के हमने तीन प्रकार पढ़े थे। सबसे पहली होती है प्राथमिक सहकारी समिति, फिर होती है राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, फिर होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। तो इसमें से आप कोई भी दो का उल्लेख कर दीजिएगा। अगला है बंधक भंडार गृह क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था बंधक भंडार गृह ऐसे भंडार गृह होते हैं जहां पर कि आयातित वस्तुओं को भंडार किया जाता है और जब उस पर जो व्यक्ति जो उसको आयात कर रहा है वो उसका आयात कर चुका देता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, उस माल को वो छुड़ा लेता है। तो इसकी आयातकों के लिए क्या उपयोगिता है? आयातकों को जो माल है अपना एक सही जगह पे, सेफ जगह पे डिपॉजिट करने के लिए जगह मिल जाती है, वहां सारा माल इकट्ठा होता है, उसको संभाल के रखा जाता है और जब उसका आयातक जो है उसका आयात कर चुका देते हैं तो उसको वो माल दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोगिता हो गई। अगला है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की कार्यशैली के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। बहुत छोटा सा अंतर है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की कार्यशैली में। जो डेबिट कार्ड होता है वो तो आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक में जो पैसा जमा है वो पैसा आप उपयोग में लाते हैं डेबिट कार्ड का जब उपयोग करते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको बैंक कुछ उधार देता है। ठीक है ना, तो जितनी लिमिट आपकी क्रेडिट कार्ड की होगी उतना उधार मिल जाता है, मतलब आपको अपने खाते में कोई पैसा रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्रेडिट कार्ड का उपयोग कीजिए और पैसा खर्च करिए। जैसे आप पैसा खर्च करेंगे क्रेडिट कार्ड से, तुरंत आपके जो नाम पर बैंक कुछ ऋण जारी कर देगा उस उतने अमाउंट का जितना अमाउंट आपने खर्च किया है। तो ये कार्यशैली में इनके दोनों के अंतर होता है। डाकघर की निम्न बचत योजनाओं की जानकारी दीजिए। आप देख लीजिएगा, आवर्ती जमा योजना और सावधि जमा खाता। आवर्ती जमा में क्या होता है, छोटी छोटी जो अमाउंट है, एक फिक्स्ड अमाउंट, निश्चित अमाउंट आप हर महीने जमा करते हैं, जबकि सावधि जमा में क्या होता है, आप बहुत बड़ी अमाउंट एक बार जमा कर देते हैं, आपको बार बार जमा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बेसिक एक अंतर है, इनको आप पढ़ के बता सकते हैं क्या है। अगला है संप्रेषण का प्रभावी होना आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जिससे कि संप्रेषण में रुकावट पैदा होती है। ठीक है ना, तो संप्रेषण बिल्कुल सही बात है, संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। ठीक है ना, अगर उसमें कोई बाधा है तो उसको हमको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें बाधाएं जो आती हैं वो मैंने आपको कई सारी बाधाएं बताई थी, जैसे गलत संदेश चला जाता है, स्क्रीनिंग, एकाग्रता की कमी, अस्पष्ट अनुमान, बदलाव, विश्वास की कमी। ठीक है, स्टेटस और पोजीशन के कारण भी हो जाता है, संगठन की संरचना के कारण भी इसमें रुकावट आती है। ठीक है, तो इसमें से कोई सी भी 5 बाधाएं आप लिख सकती हैं, कोई भी 5 बाधाएं आप लिख सकते हैं। अगला है, अब हम बात करेंगे टीएम में 2020 में आए हुए प्रश्नों की। जो पहला प्रश्न है जो कि इन पाठ्यक्रम से आया है, पाठ्यक्रम 3 से, वो है व्यापार में वस्तुओं और व्यक्तियों की आवाजाही बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? अगर आदमी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे और वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी तो व्यवसाय नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी जरूरत जो है आदमी की एक जगह के ही वस्तु से तो पूरी होगी नहीं, और एक ही जगह पे आप सारी जगह चीजें बना लोगे वो भी संभव नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए वस्तुओं का निर्माण कहीं पे होता है, उसका उपभोग कहीं पर होता है, तो उनको उनके उपभोग की जगह तक पहुंचाने के लिए हमको जो परिवहन है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा ही आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। अगला है, ईमेल लिखित संदेश प्रसारित करने का सबसे तेज तरीका है। क्यों है सबसे तेज तरीका? इसलिए है क्योंकि आप इधर से आप लिखिए और तुरंत आपको दूसरी जगह वो संदेश प्राप्त हो जाता है, मतलब
बिल्कुल प्रकाश की जितनी तेजी गति है या ध्वनि की तेज गति है, उसी हिसाब से जो आपका संदेश है वो ट्रेवल करता है इंटरनेट पर और तुरंत वहां पहुंच जाता है जहां आप भेजना चाहते हैं। अगला है भंडारण व्यापार करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहकारी है, एक महत्वपूर्ण सेवा है। क्यों है, इसको आपको लिखना है। तो भंडारण व्यापार करने में बहुत सहायक होता है। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है जो कि सारी खपत होती नहीं है, तो उनको खराब होने से बचाने के लिए भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इसी प्रकार से कई सारी और आवश्यकताएं थी, उनको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला है स्वामित्व के आधार पर कंपनी, तो दूसरे पाठ्यक्रम का है ये वाला है, सार्वजनिक भविष्य निधि खाते की विशेषताएं लिखिए। तो सार्वजनिक भविष्य निधि खाता लोग एक तरह से इसको लंबी अवधि के लिए पैसा जमा करने के लिए उपयोग में लाते हैं। 15 साल से ऊपर का इसका पीरियड होता है, लगभग 15 साल में जाके मैच्योर होता है ये खाता। ये खाता हमने डाकघर वाला जो डाक सेवाएं पड़ी थी उसके अंतर्गत पढ़ा था, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके पश्चात है हाल ही में बैंकिंग के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और अपने ग्राहकों को दी जाने वाली नवीनतम सुविधाओं के बारे में लिखिए। तो ये बैंकिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। आजकल बैंक ने जो नेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम के द्वारा आपको पैसे निकालने की सुविधा दे रखी है। ये सब चीजें जो हैं, ये सारी की सारी विकास कार्य आधुनिक जगत में ही हो पाए हैं, और ये सारी की सारी जो है नवीनतम सुविधाएं हैं जो कि बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जा रही है। अब आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप कहीं से भी पैसा अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, और कहीं पर भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, कुछ खरीदना है वो खरीद सकते हैं, बेचना है बेच सकते हैं, पैसा किसी से रिसीव करना है वो कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही पैसा एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो ये 50 जो चीजें नई शुरू की गई हैं, सारी की सारी बैंकों द्वारा ही शुरू की गई हैं। अगला है किसी गोदाम को तब उपयुक्त माना जाता है जब उसमें कुछ खास विशेषताएं हो। बिल्कुल सही, जब उसमें कुछ खास विशेषताएं होंगी तभी वो जो अब उसके अंदर जो हम वस्तुएं का भंडार कर रहे हैं वो सही से तभी कर पाएगा भंडार गृह। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक आदर्श भंडार गृह कैसा होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, आप उसमें से इसकी बातें उसकी बातें जो थी वो सारी इसमें लिख सकते हो। इसमें पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, पहरेदारी होनी चाहिए, उसको सुविधाजनक स्थान पर होना चाहिए, वस्तुओं को उतारने चढ़ाने के लिए सही इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने। ठीक है, अगला है पास के बैंक में जाएं अन्यथा टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। ये बहुत अच्छी परियोजनाएं होती हैं, इनको आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है कि व्यवसाय कैसे काम करते हैं, कोई किस तरीके से व्यवसायी काम करते हैं, बैंक किस तरीके से काम करते हैं, तो आपको वहां जाकर सीखना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने जो ये चैनल है इसके माध्यम से कुछ ऐसे वीडियो बनाऊं आपके लिए, ताकि उससे आपको कुछ प्रैक्टिकली समझ में और चीजें आए। तो इसमें आपको करना है क्या है कि पास के बैंक में जाना है या फिर टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और बचत बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया के बारे में पूछना है और एक उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। अपने इलाके में एक सहकारी समिति का दौरा करें। सहकारी समिति द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, ये पुराने वाले उसका चैप्टर का है, लेसन 5 का है, इसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, आपको खाली सहकारी समिति में जाना है, उसमें बात करनी है कि वो लोग किस प्रकार से गतिविधियां उनकी चलाते हैं, क्या चुनौतियां उनके सामने आती हैं, किस प्रकार की परेशानियां उनको आती हैं और उनके सदस्यों की संख्या कितनी है, इस पर एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज का जो हमने जो पाठ्यक्रम 3 था इसका हमने एक बार देख लिया कि किस किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आते हैं। अब हम जो अगला पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम 4, उसको अगले वीडियो से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।